सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात लखनऊ के विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन की। तो वहीं यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी के 2024 की सफलता को दोहराने की तैयारी और राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के सियासी संकेतों पर हमारी खास रिपोर्ट। और साथ ही बात होगी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के रंगों की यानी रुद्राक्ष वाले मौनी बाबा की। और चलते चलते बात यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। लखनऊ के विधान भवन में बुधवार को 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने समापन सत्र को संबोधित किया और लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी स्वच्छता पर बल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के संबोधन की मुख्य बातें। भारत लोकतंत्र की जननी है और पीठासीन अधिकारी की भूमिका सदन की गरिमा को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किए गए नवाचारों का जिक्र। ये सम्मेलन केवल विधायी चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति एकता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई और किए गए बदलाव को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सदन में पहुंचने की प्रेरणा हमारी संसद है। जो भी विधान संसद के नियमों का अवलोकन कर ले तो उसे अपनी विधानसभा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायकों की जवाबदेही और तकनीक के उपयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संसद की तर्ज पर नियमावली में बदलाव किए गए हैं, जिससे से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन में होती है। विधानसभा में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे सदन की कार्रवाई आराम से होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में पेपरलेस काम बड़े स्तर पर होता है। यूपी विधानसभा लगातार देश के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों को चर्चा करती है। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने अधिकारों को लेकर दोनों सदनों में चर्चा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई। लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहाँ पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। सम्मेलन से इन विषयों पर चर्चा। 3 दिनों तक चले सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर मंथन। पारदर्शी और नागरिक केंद्रित विधायिक प्रक्रियाओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी के लाभ उठाने पर चर्चा। जनप्रतिनिधियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने पर जोर, ताकि जनप्रतिनिधि सदन में अधिक प्रभावी ढंग से जनता बात कर सके। विधायी संस्थाओं को आम आदमी के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी संस्थाओं में स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष दिखाना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जिस तरह से तकनीक को अपनाया है वह इस सम्मेलन के जरिए पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बना। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में हुए नवाचार जैसे डिजिटल गैलरी और विधायकों के लिए टैबलेट के उपयोग को अन्य राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने सराहा और इसे अपने राज्यों में लागू करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि 66वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक मशीनरी को भविष्य के लिए तैयार करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। वहीं सदन में बढ़ते हंगामे और शोर शराबे को रोकने के लिए सर्वसम्मति रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि विधानसभाओं के सत्रों की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनता के मुद्दे पर अधिक समय तक चर्चा हो सके। कुल मिलाकर ये सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र की कमियों को दूर करने और उसे आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार ढालने की दिशा में एक बौद्धिक महाकुंभ साबित हुआ। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सियासत में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। इसे लेकर लखनऊ तक की हलचल बता रही है कि विपक्ष ने वेट एंड वॉच की नीति छोड़ दी है। रायबरेली के दौरे पर आए राहुल गांधी के स्वागत में लगे पोस्टरों ने एक नई बहस छेड़ दी है। पोस्टर में साफ संदेश है, 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कैप्टन और 2029 में राहुल गांधी देश के। क्या राहुल और अखिलेश की ये जोड़ी 2024 की सफलता को दोहराने के लिए अभी से जमीन तैयार कर रही है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रायबरेली की सड़कें इन दिनों सिर्फ अपने सांसद का स्वागत नहीं कर रही बल्कि 2027 और 2029 के सियासी भविष्य की इबारत लिख रही हैं। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के बीच लगे पोस्टर महज एक इत्तेफाक नहीं है। इन पोस्टरों में राहुल और अखिलेश को जर्सी में इंडिया गठबंधन का कप्तान दिखाया गया है। संदेश बिल्कुल सीधा है, यूपी में अखिलेश, केंद्र में राहुल। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान अनोखा पोस्टर शहर में लगाया गया है। लगाए गए पोस्टर में दोनों के दाहिने हाथ में बैट है, वहीं बाएं हाथ की मुद्रा दिखाते हुए पीडीए को प्रोटेक्शन की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल निर्मल ने यह पोस्टर लगवाया है जिसमें दोनों को 2027 और 2029 का कप्तान बताया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का रायबरेली दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, वो मनरेगा के नाम में बदलाव और नई व्यवस्था वीवी रामजी एक्ट के खिलाफ सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति को और धार दे रहे हैं। बहरहाल दोनों नेताओं का एक साथ आना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2024 की जीत ने जो आत्मविश्वास दिया उसे अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन में बदलने की कोशिश हो रही है। सकते हैं कि रायबरेली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया, लेकिन चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दौरे के दौरान इस अनोखा और चर्चित पोस्टर की रही। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन सूबे में सियासी हलचल जरूर तेज हो गई। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के मौके पर यह पोस्टर सुर्खियां बटोरने वाला साबित हुआ। स्थानीय लोग और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या ये महज एक प्रतीकात्मक संदेश है या आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गहरे तालमेल का संकेत। 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के बीच ये पोस्टर पीडीए समुदायों को एकजुट करने और विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास लगता है। वही राजनीतिक विश्लेषकों को कहना है कि ऐसे क्रिएटिव तरीकों से जनता तक पहुंचना और संदेश देना आजकल की सियासत का अहम हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान विकास कार्यों, खेल आयोजन और जनसंपर्क कार्यों के बीच ये पोस्टर राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली अब सिर्फ राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि यूपी की सियासत का एक दिलचस्प केंद्र बन चुका है, जहां पोस्टरों की भाषा में बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 19 जनवरी 2026 से पहले राहुल गांधी 10 सितंबर 2025 को रायबरेली गए थे। 21 जनवरी को सुबह लौटना था, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को दिल्ली पहुंच गए। दरअसल पिछली बार जब राहुल गांधी रायबरेली में कार्यक्रम में जा रहे थे तभी पत्रकारों से सामना हुआ तो वे बोले, हमारा मुख्य नारा वोट चोर गद्दी छोड़ है। ये नारा राहुल गांधी ने तब गढ़ा था जब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी। तब राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और जब भी मीडिया का माइक पास आता एक ही नारा बोलते, वोट चोर गद्दी छोड़। तब तो राहुल गांधी का कहना था कि वो नारा पूरे देश में प्रभावी साबित हुआ है और आने वाले समय में हम इसे बार बार और भी प्रभावशाली तरीके से साबित करेंगे। आपको बता दें कि निशाने पर तो इस बार भी केंद्र की बीजेपी सरकार ही है। राहुल गांधी ने चौपाल में हिस्सा लिया और मनरेगा मजदूरों से बात की और आरोप लगाया कि मनरेगा का गला घोटा जा रहा है। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल जमा 6 सीटें ही मिल पाई, वो भी तब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में बहुत मेहनत की। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को आगे नहीं आने दिया
और न ही उनको महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही मंजूर किया। जबकि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार बताया था। बाद में दिल्ली से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को भेजकर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और मुकेश कुमार सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। बाकी सीट बंटवारे से लेकर फ्रेंडली मैच तक जो कुछ भी हुआ वो नतीजे गवाह हैं। लिहाजा यूपी में राहुल वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। आपको बता दें कि खेल के मैदान से लेकर मनरेगा की चौपाल तक राहुल गांधी की सक्रियता और अखिलेश यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग से ये साफ है कि गठबंधन का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब असली लड़ाई की तैयारी है। 2027 की सत्ता की चाबी किसके पास होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रायबरेली के इन पोस्टरों ने बीजेपी कैंप में हलचल जरूर पैदा कर दी है। राहुल और अखिलेश जानते हैं कि यूपी की राह ही दिल्ली तक जाती है। 2024 में इस जोड़ी ने बीजेपी को जिस तरह रोका उससे कांग्रेस और सपा दोनों को संजीवनी मिली है। अब वे सिंबल और सेंटीमेंट दोनों काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रुद्राक्ष वाले मौनी बाबा की। जी हां, आपको बता दें कि मौनी बाबा करोड़ों रुद्राक्षों के बीच और हजारों त्रिशूलों के घेरे में ये साधना कौतूहल और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संगम की रेती पर आध्यात्म का ऐसा सैलाब शायद ही पहले कभी देखा गया हो। प्रयागराज माघ मेले में जहां एक ओर कल्पवासी अपनी साधना है तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शिविर है जो रिकॉर्ड और श्रद्धा की नई इबारत लिख रहा है। ये शिविर है मौनी बाबा का, जहां नजर घुमाते ही सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष दिखाई देते हैं। जहाँ पे महाराज जी का यहाँ पे आश्रम यहाँ पे है और इस आश्रम की एक अद्भुत विशेषता ये है कि यहाँ पे 5,51,00,000 के रुद्राक्षों से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 5,51,00,000 रुद्राक्ष यहाँ पे लगे हुए हैं और करीब 11-8 त्रिशूलों का यहाँ पे लगाया गया है और ये अपने आप में इस संगम की रेती पर अद्भुत छटा बिखेर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा है इस संगम की रेती पर, इस मिनी कुंभ में, जिसको कि माघ मेले आता है और इस बार इसको मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है। और आप ये देखिए कि सामने जो है यहाँ पे जो त्रिशूल लगा हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है, तो यहाँ ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये 5,51,00,000 यहाँ रुद्राक्ष लगाए गए हैं और उसके साथ साथ 11,008 त्रिशूलों को यहाँ पे लगाया गया है, जो कि संगम में एक अद्भुत घटा यहाँ पे जो संगम क्षेत्र पे एक अद्भुत यहाँ पे नज़ारा पेश किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे सारे जो आपको दे सकते श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं और श्रद्धालु यहाँ पे जो यहाँ आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। बता दें कि संगम की रेती पर माघ मेले का आयोजन पूरी आस्था के साथ जारी है। इस बार के माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में देखा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से साधु, संत, कल्पवासी और श्रद्धालुओं का महासमागम देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेले में देश के चारों दिशाओं से आए साधु संतों का समागम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमेठी से आए हुए मौनी बाबा शिविर आकर्षण का विशेष केंद्र है। यहाँ पर 5,51,00,000 रुद्राक्ष और 11,008 त्रिशूल वाला ये शिविर आकर्षण का विशेष केंद्र बन गया है। मौनी बाबा का कहना है कि 27 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, जिनका अपना अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व होता है। इसी प्रकार 4 रंग के त्रिशूल भी अपनी धार्मिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनसे विश्व कल्याण की कामना की जाती है। संगम नोस के पास स्थित मौनी बाबा का शिविर अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। मौनी बाबा का 5,51,00,000 शिवलिंग का अपना ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इसके साथ ही पूरे शिविर में 11,008 त्रिशूल भी स्थित हैं। इसमें से प्रत्येक त्रिशूल का अपना ही अलग पौराणिक महत्व है, जिसमें से 4 रंग के त्रिशूल सबसे अद्भुत हैं। हमारे मौजूद हैं 5,51,00,000 रुद्राक्ष वाले मौनी महाराज। तो आइए उनसे जानते हैं कि स्वामी जी ये जो रुद्राक्ष है इनका क्या जो है धार्मिक और पौराणिक महत्व है और इसके साथ साथ 11,008 त्रिशूल भी यहाँ पर वर्तमान में जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं। स्वामी जी ये यहाँ पे जो 5,51,00,000 जो रुद्राक्ष लगाए गए हैं, इनकी क्या विशेषता है। देहो देवालय
वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरक्षां वंदे नयनं वंदे प्रियं वंदे वंदे शंकर भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव शिव की कृपा से रुद्राक्ष रुद्राक्ष माने रुद्र माने शिव और आक्ष माने शिव की आँख से प्रकट हो वह है रुद्राक्ष। वह रुद्राक्ष स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होता है और एक मुख से लेकर के 27 मुख तक के रुद्राक्ष उस जगह पे पाए जाते हैं। सभी रुद्राक्ष के मुखों के अलग अलग महत्व हैं। राजपद के लिए, विद्या के लिए, लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, तेज के लिए, सभी रुद्राक्षों का अलग अलग प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। बात जिस अनुसार रुद्राक्षों के प्रयोग का लाभ लेना चाहते हैं उसी तरीके से आप रुद्राक्ष की मणियों का उपयोग करें। उसी संकल्पना को लेकर के 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 मोटी एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण प्रयाग के संगम अपर मार्ग पर रुद्राक्ष वाली शिविर में किया गया है, जहां पर श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, भूल हत्यावन, धर्मांतरण रोकने सहित बड़े विषयों को लेकर के संकल्पित है। यहाँ अनुष्ठान जो हो रहा है, जहाँ पर ये रुद्राक्ष वाली मणि की ज्योतिर्लिंग स्थापित की, उसके चारों तरफ 11,112 त्रिशूल स्थापित किए गए। 4 रंग के त्रिशूल है। जो काला त्रिशूल है वो आतंकवाद विनाश के लिए है, लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, पीला त्रिशूल है देश की शक्तिवान करने के लिए, महामारियों को रोकने के लिए है, तो श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। इस तरीके से संकल्प अनुष्ठानों का जो क्रम है उसके हिसाब से यहाँ अनुष्ठान किया जा रहा है। चक्रकुंड बनाए गए हैं और इन्हीं कुंडों में भगवान महाकाल की 101 कुंतल की महाआहुतियाँ की जा रही हैं। दिव्य अनुष्ठानों के संकल्प पूर्ण करने के लिए 12 करोड़ महामंत्रों का जप किया जा रहा है। 11.25 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। नित्य सायंकालीन सत्र में महाआरती, पूजन, परिक्रमाएं होती हैं। भगवान भूतनाथ की कृपा से सारे अनुष्ठान माँ गंगा की गोद में 2026 के माघ मेले में होने वाले पावन पर्व के अवसर पर संकल्पित है। भगवान महाकाल की कृपा से एक यहाँ मचान बनाया गया, उसके नीचे कुंड बनाया गया है। उस कुंड के नीचे आतंकवाद विनाश की आहुति नित्य शाम को कराई जाती है। यहाँ 4 बड़े त्रिशूल स्थापित किए गए, शिव त्रिशूल, मंगल त्रिशूल आदि त्रिशूलों की स्थापनाएं की गई हैं। उन त्रिशूलों के पूजन से भी मनोकामना। दावा है कि इस शिविर में 5,51,00,000 रुद्राक्षों का संग्रह न केवल दीवारें बनाई गई हैं, बल्कि पूरे परिसर को शिवमय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बाबा के चारों ओर 11,008 त्रिशूल गाड़े गए हैं, जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माने जा रहे हैं। मौनी बाबा, जो अपनी मौन साधना के लिए जाने जाते हैं, इस बार विश्व कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ विराजमान हैं। दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु न केवल इन रुद्राक्षों के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि बाबा के सानिध्य में ध्यान भी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इतने बड़े पैमाने पर रुद्राक्षों की मौजूदगी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भक्तों के कष्टों को हर लेती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकियां देकर दुनिया को डरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत अपनी आर्थिक रफ्तार से दुनिया को चौंका रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक पहले ही भारत का लोहा मान चुके हैं और अब भारत ने उस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं जो सालों से अटका था। ओमान और न्यूजीलैंड के बाद अब आई है यूरोपीय यूनियन यानी EU की। आखिर कैसे भारत ट्रंप के टैरिफ गेम के बीच अपना नया ग्लोबल नेटवर्क तैयार कर रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत ग्लोबल ट्रेड का नया खेल। इन दोनों दुनिया की इकोनॉमी में सुस्ती के बादल है, लेकिन भारत की चमक बरकरार है। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर कोई एक सुर में कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये कामयाबी है उस रणनीति की जो ट्रंप के टैरिफ वार और धमकियों के बीच भारत को ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र बना रही है। हकीकत के करीब EU के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, जिसमें चीन समेत कई देश सहमे हुए हैं। लेकिन भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है। बीते कुछ दिनों में ओमान और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील की जमीन तैयार करने के बाद अब भारत बड़ी जैकपॉट लगने वाली है।
यूरोपीय यूनियन EU के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौता अब हकीकत बनने के करीब है। EU चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साझेदारी अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम व्यापारिक समझौते को लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन 25 से 27 जनवरी। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर हैं। इस दौरे से समझौता संपन्न होने की उम्मीद है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि समझौते के 24 से 20 चैप्टर पर सहमति बन चुकी है। इसके लागू होने के बाद यह आर्थिक आकार और रेगुलेटरी दायरे दोनों के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा FTA होगा। आपको बता दें कि EU के साथ डील का मतलब है 27 देशों के बाजार तक भारतीय सामान की सीधी और सस्ती पहुंच। कपड़ा, रत्न, आभूषण और IT सेक्टर के लिए यह डील गेम चेंजर साबित होगी। साफ है कि भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है, धमकियां अपनी जगह है लेकिन भारत का व्यापार अपनी जगह। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय दुनिया के हर कोने में धाक जमा रहा है। कैसा रहेगा EU के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? EU एक कस्टम यूनियन है, इससे यह समझौता भारत को EU के सभी 27 देशों तक पहुंच प्रदान करेगा। इस समझौते पिछले 4 वर्षों में भारत का 9वां व्यापार समझौता होगा। इससे पहले मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान FTA समूह व ब्रिटेन के साथ FTA, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ FTA से भारत को फायदे। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक ऐसे समय जो वैश्विक व्यापार तेजी से संरक्षणवादी हो रहा है, यह समझौता भारत को दुनिया के सबसे समृद्ध और स्थिर बाजार में से एक यूरोपीय यूनियन में पहुंचकर उपलब्ध कराता है। EU की GDP लगभग 18 से 22 लाख करोड़ ट्रिलियन यूरो की है। यहाँ 45 करोड़ उच्च आय वाले उपभोक्ता। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने यूरोपीय यूनियन को लगभग $76 अरब का निर्यात और $61 अरब का आयात किया है। इस तरह भारत ट्रेड सरप्लस में रहा। हालांकि 2023 में EU के JFTA लाभ वापस लेने के कई भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। भारतीय उत्पादों पर यूरोपीय यूनियन में अपेक्षाकृत कम शुल्क लगता है। यह 2024-25 में औसतन 3.8% था, लेकिन वस्त्र और परिधान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर अब भी लगभग 10% शुल्क लागू है। इनके हटने से निर्यात में बढ़ोतरी होती है। परिधान, दवा, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात पर शुल्क घटेंगे तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में बढ़े हुए शुल्कों से होने वाले झटकों से निपटने में मदद मिलेगी। सेवा क्षेत्र में भी कंपनियों को अमेरिका में बढ़े हुए शुल्कों से होने वाले झटकों से निपटने में मदद मिलेगी। सेवा में भी विशेषकर IT और अन्य स्किल प्रधान क्षेत्रों में भारत अपने विशाल और कुशल कार्यबल का बेहतर उपयोग कर सकेगा। इससे यूरोप को सर्विसेज निर्यात बढ़ेगा और अमेरिकी बाजार पर अत्यंत निर्भरता कम की जा सकेगी। वहीं भारत के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ ये व्यापार समझौता इससे भी अहम है क्योंकि इसका संभावित दायरा बहुत व्यापक है। ब्रसेल्स के लिए भारत उसकी चीन पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक रूप से सहयोगी माने जाने वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करने में एक बड़े पार्टनर के रूप में उभरा है। दरअसल भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत साल 2007 से चल रही थी और ये लगातार एक दशक तक ठप पड़ी रही। हालांकि तमाम राजनीतिक गतिविधियों में नए सिरे से सक्रियता आने के बाद 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया था। तब से इंडिया EU ट्रेड डील को लेकर बात लगातार आगे बढ़ी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार।